ओके, तो टॉपिक पे वापस आते हैं अपने जो लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू किया था अबाउट द फंक्शन। सही है ना, ये फंक्शन का टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारे पास तीन तरह के फंक्शन होते हैं। स्लाइड्स में मैं बाद में जाता हूँ, मैं पेंट ही ओपन कर लेता हूँ। सही ना, फंक्शन की बात, हाँ फंक्शंस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो फंक्शंस है हमारे पास, तो उसमें एक होता है हमारे पास मेन फंक्शन। सही है, यानी मीन्स कि इसका तो कोई वो है ही नहीं कंपैरिजन किसी भी चीज़ के साथ, कि ये एक मेन फंक्शन है। इसके बगैर कोई भी प्रोग्राम जो है, ख़ासकर C++ लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेजेस में भी, वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि कंपाइलर हमेशा सबसे पहले मेन फंक्शन को देखता है। इसकी कोई वो क्या कहते हैं, कोई हेडर फाइल नहीं है। सही है, इसकी कोई अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट इट्सल्फ एक बेसिकली वो एक मेन बॉडी है जिसके अंदर आप सारा काम परफॉर्म करते हो। सही है ना। फिर दूसरी टाइप होती है यूज़र डिफाइन फंक्शन। यूज़र डिफाइन को मैं बाद में लेके जा रहा हूँ, 2 को, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है? इसको 3 कर रहा हूँ। बिल्ट इन फंक्शन, ये शायद लेक्चर स्लाइड्स में ना हो, तो अगर आपने नोट करना है नोट कर लें, अदरवाइज़ इसकी जो वीडियो बन रही होगी तो वीडियो को दोबारा देख के भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। सही ना। सो देयर इज़ अ मेन फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद के प्री डिफाइंड फंक्शंस जो ऑलरेडी आपके C++ के जो सॉफ्टवेयर है या टूल है उसमें बिल्ट इन है। सही है ना। कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किए हैं, स्क्वायर रूट SQRT। सही ना, इसके लिए हमने क्या किया था, सिंपल math.h के हेडर फाइल को यूज़ किया था। सही ना, तो उससे हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया था, यानी इसमें 4 देंगे तो आपको 2 का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह कॉस हम लोगों ने यूज़ किया था, साइन यूज़ किया है। एक दफ़ा मैंने आपको गेट CH का भी आइडिया दिया था, लेटर आई विल गिव यू आइडिया अगेन। ये सही है कि गेट करेक्टर, इसका मतलब होता है गेट करेक्टर। गेट करेक्टर मीन्स के इट विल बी पॉजिंग फॉर द टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड। सही ना। सो दीज आर कॉल्ड द बिल्ट इन फंक्शंस के इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये फंक्शन को कॉल करना होता है और इसके अगेंस्ट जो इनकी हेडर फाइल होती है वो मेंशन करनी होती है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक अगर हम BMI की बात करें, बॉडी मास इंडेक्स की, तो उसका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। सही ना, क्योंकि जो ये टूल्स होते हैं जनरल पर्पस टूल्स होते हैं जिसमें मैथमेटिकल चीज़ें होंगी, लेकिन मेडिकल चीज़ें या कोई फाइनेंस की चीज़ें या सिविल इंजीनियरिंग की चीज़ें, किसी और इंजीनियरिंग डोमेन की चीज़ें नहीं होंगी, तो उसके अगर आपने कोई फंक्शंस क्रिएट करने हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस के फंक्शन क्रिएट करने हैं, तो यू हैव टू क्रिएट बाय योर ओन सेल्फ। सही है ना। तो ऑल आर कॉल्ड दैट यू हैज़ बीन डिज़ाइन योर ओन फंक्शन इज़ कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो उसके मैंने बताया था कि 3 पोर्शंस होते हैं। सही है ना। इसको मैं दूसरे से कर लेता हूँ। वन इज़ कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन नहीं लिखता डायरेक्ट, मैं बस लिख रहा हूँ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता है फंक्शन, प्रोटोटाइप आपको डिफ़ाइन करना होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है कि जिसके अंदर आप ये बताते हो कि आपके फंक्शन की टाइप क्या है। टाइप से मुराद के वो इंटीजर टाइप है या उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है। सेकंड थिंग कि उस फंक्शन का नाम क्या है, आपने उस फंक्शन का नाम देना है। सही है। नाम कुछ भी हो सकता है सवाए कीवर्ड ना हो। C++ का कीवर्ड नहीं यूज़ करना है, यानी मीन्स के ये SQRT को हम यूज़ नहीं कर सकते, सी आउट सीन को यूज़ नहीं कर सकते। सही ना, जितने भी C++ के जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। आप अपने नाम पे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर होता है कॉल, फंक्शन को आप कॉल करते हो। सही ना। कॉल के अंदर क्या होता है कि उस फंक्शन को आप वैल्यू डिफाइन करते हो कि यार इसके अंदर अगर लेट सपोज कि सम का फंक्शन है, तो आप उसको बताते हो कि ये 2 और 4 इसके अंदर आप वैल्यू दोगे तो वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। और फिर उसके बाद होती है फंक्शन डेफिनीशन। डेफिनीशन वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आप उसका पूरा प्रोसीजर बताते हो कि उस, यानी जो भी BMI का फार्मूला है
BMI का फार्मूला डेफिनेशन में लिखा जाएगा, एडिशन का फार्मूला फंक्शन डेफिनेशन में लिखा जाता है, ठीक है। यानी मीन्स कि इसमें वो तमाम डिटेल लिखी जाती है। प्रोटोटाइप हमेशा जो मेन फंक्शन होता है उससे पहले लिखा जाता है। कॉल जो होती है हमेशा मेन फंक्शन के अंदर किया जाता है, ठीक है। और फंक्शन डेफिनेशन हमेशा जब मेन फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसका करली ब्रैकेट क्लोज होता है, तो उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं इसको ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट टाइम, तो इसको मैं कंपाइलर पे आ जाता हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ, वही हमारी लेक्चर नोट्स में भी बना हुआ होगा वो प्रोग्राम, तो उसको फिर समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वही अगेन कि हमें हेडर फाइल रिक्वायर्ड है। यूजिंग नेम स्पेस std int main सबसे पहले हमेशा मैं ये कोड बना लेता हूँ जो कि ये की रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एनी प्रोग्राम कि हमें ये चीज़ें तो कंपलसरी तौर पे चाहिए, ठीक है ना। कोड को चलें अभी यहीं पे सेव कर लेता हूँ, फिर बाद में फंक्शन एग्जाम्पल। अच्छा, अब आपने अगर लेट सपोज के सम का फंक्शन बनाना है कि जी मैं एक सम का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ और वो दो नंबर को ऐड करे और मुझे आउटपुट दे दे, सही है ना। फंक्शन के अंदर बेसिकली दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है यहीं पे बता देता हूँ कि फंक्शन की जो टाइप में रिटर्न फंक्शंस, और एक होता है नॉन रिटर्न। रिटर्न फंक्शन से मुराद ये होती है कि फंक्शन ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट की वो वापस जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहाँ पे उसको वापस भेज दी जाए। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रिटर्न फंक्शन, सही है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वैल्यू को आपने कॉल किया और वो डेफिनेशन में आई और कैलकुलेट हुई और वहीं पे उसका आंसर आ गया, सही ना। वो आंसर जो डेफिनेशन के अंदर आ रहा है वो नॉन रिटर्न फंक्शंस कहलाते हैं। और ऐसे फंक्शन जो डेफिनेशन से वापस मेन फंक्शन को और जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है तो वहाँ पे उसको वापस करते हैं तो रिटर्न फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसकी भी हम 1 बाय 1 एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट सपोज के सबसे पहले हम लोग ना नॉन रिटर्न फंक्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ मैं ना, नॉन रिटर्न फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको कहा गया कि जी नॉन रिटर्न फंक्शन बनाना है, सही ना, नॉन रिटर्न ऊपर लिख देता हूँ। सही। अच्छा, नॉन रिटर्न फंक्शन आपने बनाना है और ये एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि इसमें आपने दो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेनी है और उसका वही है कि एडिशन शो कर देना है, सही ना। तो जो प्रोटोटाइप है, सही ना, फंक्शन प्रोटोटाइप वो इस जगह पे लिखा जाएगा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के बाद और इंट मेन से पहले, सही ना। प्रोटोटाइप में आपने सबसे पहले इसकी टाइप बतानी होती है। टाइप से मुराद के अगर आपने ये बता दिया कि फ़ंक्शन नॉन रिटर्न है तो उसके लिए आपको लिखना होता है वॉइड। जब भी नॉन रिटर्न फंक्शन होगा तो उसको आपने हमेशा वॉइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि ये चीज़ नज़र आ जाए। और वॉइड भी C++ का कीवर्ड है तो इस वजह से इस वर्ड को भी आप किसी और पर्पस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। इसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम दोगे, सही ना। फंक्शन के नाम लेट सपोज मैं सम लिख देता हूँ। सम जो है वो C++ का कीवर्ड नहीं है। सम के नाम पे कोई बिल्ट इन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से मैं SUM का वर्ड जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये बताना है कि मुझे कितनी वैल्यूज़ का सम चाहिए, सही है ना। तो वो मैं इन करली जो मेरे पास ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा और इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि इंट A, int B, यानी मैं दो इंटीजर्स नंबर का सम लेना चाह रहा हूँ।
दो इंटीजर्स नंबर का सम लेना चाह रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, सही है ना। यहाँ पे ये ए जो है ना वो उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पैरामीटर, सही है ना। एक ए पैरामीटर है, एक मेरे पास बी पैरामीटर है, तो दीज आर द टू पैरामीटर्स। ये मैंने अपना प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप है वो डिफ़ाइन कर दिया, सही ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फंक्शन, कहीं पे भी कोई चीज़ ना समझ में आए दोबारा पूछ लें। तो ये मैंने प्रोटोटाइप डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद अब मैं आऊँगा अपनी इंट मेन की बॉडी के अंदर, सही है। इस बॉडी में आऊँगा तो यहाँ पे मुझे दोबारा से वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे ए कॉमा बी। अच्छा याद रखें कि जब भी एक फ़ंक्शन, जिसमें ये फंक्शन है ना, कर्ली ब्रैकेट ओपन शुरू हुआ, एक बॉडी शुरू हुई, यहाँ पे इंट ए मैंने एक दफ़ा डिक्लेयर किया, सही है ना। तो इसका जो स्कोप है वो यहीं तक है। स्कोप से मुराद के ये यहाँ ये अपनी इस बॉडी की हद तक ए है। अगर मैं इस ए को दोबारा से यूज़ करना चाहता हूँ किसी दोबारा से, यानी मीन से मेन फंक्शन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर, तो मुझे दोबारा से उसको लिखना पड़ेगा इंट ए करके, सही है ना, और इंट बी करके। और जब मैं एज ए वेरिएबल के फॉर्म में डिक्लेयर करता हूँ तो मैं ए कॉमा बी करके, यानी मीन्स के दोनों इंटीजर टाइप डिक्लेयर हो रहे हैं। लेकिन जब मैं पैरामीटर के अंदर डिफ़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे कॉमा डाल के इंट दोबारा यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इंट नहीं लिखूँगा तो ये एरर दे देगा। वो एरर क्या देगा उसको हम लोग कभी बाद में स्टडी आउट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट एंटर टू नंबर्स, सी इन ए, ये लिख दिया, सही है ना। यानी मीन्स के मैंने यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट ले ली ए और बी वेरिएबल्स में, सही है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अपने फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल करना है, यानी मीन्स के यहाँ पे मैं एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं फ़ंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो सेम ऊपर फंक्शन जिस स्पेलिंग में लिखा गया होता है उसी स्पेलिंग में आपने नीचे लिखना है। अगर स्मॉल में लिखा है स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखा है कैपिटल में लिखें। यूजुअली हम कैपिटल को अवॉइड करते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सम लिखा, इसके आगे जो वॉइड है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, सही है। ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पे जो इंट ए है ना, तो इंटीजर ए दोबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इंट ए आपने इस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज में डिफ़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे आप ए में इनपुट ले रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ ए लिखोगे, कॉमा डालोगे, बी लिख दोगे और सेमी कॉलन आ जाएगा। अब चूँकि ये फंक्शन जो है वो है क्या कहते हैं नॉन रिटर्न फंक्शन है और इसका आउटपुट जो है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आएगा, तो फर्दर इंट मेन की बॉडी में हम कुछ नहीं करेंगे, सही ना। दिस इज़ अ कॉल फंक्शन। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अब इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अब तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की थी उसमें ये था कि इंट मेन की बॉडी के अंदर प्रोग्रामिंग की थी। अब जो है हम इंट मेन से बाहर आ रहे हैं और डेफिनेशन हमेशा इंट मेन से बाहर लिखी जाती है, इंट मेन के अंदर नहीं लिखी जाती। दिस इज़ अ लाइक स्टैंडर्ड डिफाइनिंग ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन एज अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, सही ना। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बना रहे हैं। अच्छा, अब जो फंक्शन डेफिनेशन के लिए हमें लिखना है ना, वो पूरा का पूरा यही चीज़ ही लिखनी है। ये पूरी हम कॉपी करेंगे जो प्रोटोटाइप में जो डिफाइंड है। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आखिर में टर्मिनेटर नहीं होगा, इसकी भी, बल्कि इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे, अभी मैं पूछूंगा कोई देर में। यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं होगा और ये होगा फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ पे मैं अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा इन द कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज की बॉडी में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि मुझे दो नंबरों को ऐड करना है और तो इस वजह से मुझे कोई फर्दर यानी मीन्स के वेरिएबल लेने की या कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा, सी आउट sum of a and b is
सही है। इस तरह से ये मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिख दी। और अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैंने इनपुट नहीं लिया, सही है ना, सिर्फ मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखी है ए और बी, सही है, और डायरेक्ट ए बी का मैंने लिख दिया कि जो भी आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर दो, सही ना। एक दफ़ा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और फिर ताकि इसको फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले कंपाइल करके देख लेंगे, कोई एरर तो नहीं है, नो एरर नो वार्निंग, उम्मीद है सही होगा। रन करता हूँ और ये यहाँ पे जिस तरह ये इंट मेन में, सबसे पहले इंट मेन में आया और कह रहा है कि इंटर 2 नंबर्स, मैंने लिख दिया 6 और 7, 6 और 7 लिख दिया। 6 का मतलब ये ए में सेव हो गया, 7 का मतलब ये बी में सेव हो गया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने दे दिया सम ऑफ ए एंड बी इज़ 13, सही है ना। अब देखें इंट जो इंट मेन था इसके अंदर मेरे पास कोई सी आउट की स्टेटमेंट नहीं है, यानी सवाए इसके कि मैंने 2 नंबर जो यूज़र से इनपुट मांगे थे। और जो ये वॉइड सम है इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो सी आउट की स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई और उसने मुझे दोनों का एडिशन दे दिया, सही ना। इनपुट मैंने इंट मेन के अंदर लिया, जबकि आउटपुट मुझे जो है वो फंक्शन डेफिनेशन से हासिल हुआ, सही ना। अब ये जो प्रोग्राम है ये कैसे काम किया इसने, यानी मीन्स के ये ऑलरेडी मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, लेकिन वही है थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम रहेगी। इसमें हमने प्रोटोटाइप बताया। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि आपने ये डिफ़ाइन किया कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन का नाम क्या है और उसमें क्या कितनी चीज़ें इनपुट लेनी है और उनकी टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जब मेन प्रोग्राम शुरू हुआ तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर्स थे तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहाँ पे हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, सही ना। और हो सकता है कि हमें ज़रूरत ना पड़े तो ये एम्प्टी भी हो सकता है, सही ना। इट डिपेंड अपॉन योर प्रोग्राम कि आपको टास्क क्या दिया गया है, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने 2 नंबर इनपुट ले लिए, 6 ले लिया यहाँ पे और 7 ले लिया यहाँ पे, तो हुआ ये कि जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो 6 की वैल्यू ए की वैल्यू नीचे वो क्या कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन को पास ऑन कर देता है। ए की वैल्यू ए के पास चली गई। आमतौर पे ए की वैल्यू ए के पास नहीं जाती, इसका मतलब ये होता है कि जो पहला पैरामीटर है उसकी वैल्यू पहले पैरामीटर के पास गई विच इज़ 6, सही है। सेकंड विच इज़ 7 की वैल्यू सेकंड पैरामीटर के पास गई तो बी के पास यहाँ पे 7 आ गया और उसके पास वही ये 6, चूँकि ये इंट ए और बी यहाँ पे डिफाइंड है तो यहाँ पे हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। 6 + 7 किया हमने तो वो 13 हमारे पास आउटपुट आ गया। ये प्रोग्राम समझ में आ गया। कोई आंसर दे दे मुझे क्लास। ओके ठीक है। अच्छा, अब यानी कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाया, और अगर मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलें, ये मैंने सेमी कॉलन लगाया और मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो आ गया एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर कर्ली ब्रैकेट ओपन, यानी कर्ली ब्रैकेट ओपन से पहले कोई अनएक्सपेक्टेड आपने कोई चीज़ यूज़ कर ली है और इसका एन एरर, और ये सिंटैक्स एरर है। ऐसा क्यों हुआ? कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? या ट्रू कि जब भी आपने ये सेमी कॉलन लगाते हैं ना तो ये स्टॉप के लिए होता है, सही ना, कि दिस लाइन विल बी कंप्लीटेड, सही है। अगर आप ऊपर देखें जहाँ पे हमने प्रोटोटाइप डिफाइन किया था तो उसमें ये था कि प्रोटोटाइप इज़ जस्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन का होता है। ये कंप्लीट हो गया, आपने इसमें डिफ़ाइन कर दिया कि इसमें फंक्शन का नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसमें पैरामीटर्स क्या हैं, दिस इज़ अ कंप्लीट। सो डेट्स वाई सेमी कॉलन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। ये देखिए मेन फंक्शन के से शुरू में यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, सही है ना। उसकी वजह ये होती है कि जो मेन फंक्शन है उसका ताल्लुक़ कर्ली ब्रैकेट ओपन से होके कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक है, यानी मीन्स कि जो फंक्शन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इस वजह से यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता।
और जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है वो इटसेल्फ एक टर्मिनेटर का काम कर रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया जाता है। लेकिन अभी आगे जाके कोड आएगा उसमें हमें टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी समझने के लिए ये काफ़ी है कि जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है तो वो एंडिंग हमें शो कर रहा होता है। तो इंट मीन से पहले कभी भी, यानी मीन्स के जहाँ जहाँ कंटिन्यूटी आ रही है वहाँ पे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते। सिमिलरली जो फंक्शन डेफिनीशन है इसका ताल्लुक यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे, तो इट कैन नॉट रीड दिस एडिशन थिंग, सो इस वजह से यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते। इसी तरह अगर आपने फॉर लूप देखा हो, फॉर लूप में जब राउंड ब्रैकेट क्लोज हो रहा था तो हम वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते। वाइल का लूप हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते, लेकिन डू वाइल के लूप में हम सेमीकोलन लगाते हैं, इस वजह से कि वाइल के बाद हमारे पास बॉडी नीचे ख़त्म हो जाती है, यानी मीन्स के वो डू वाइल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इस तरह से इसकी डेफिनेशन को आप हमेशा याद रखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फर्दर टॉपिक्स एंड द नेक्स्ट कोर्स एज वेल। सही है, इस तरह से ये चीज़ है। फिर जितने पैरामीटर आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप में डिफ़ाइन किए होते हैं उतने ही प्रोटोटाइप आपने फंक्शन डेफिनेशन में लेने हैं। अगर यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे अगर 3 लिए हैं तो यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे 4 लिए हैं तो यहाँ पे भी 4 होंगे। ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और यहाँ पे फंक्शन को डेफिनेशन डिफ़ाइन किया जा रहा है, हर जगह इक्वल पैरामीटर की लिस्ट होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ के जी इसका अगर हम सिंपल प्रोग्राम बनाते तो ये वो सिंपल प्रोग्राम इज़ ईज़ियर एज़ कम्पेयर टू यूजिंग दिस थिंग। सो फर्स्ट थिंग कि ये सम की एग्जांपल इस वजह से दी गई, द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल है ताकि आपको फंक्शन का समझ में आए कि फंक्शन लिखा कैसे जाता है। सेकंड थिंग कि अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है ना, इसको मैं दोबारा भी कॉल कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन को मैं सिर्फ एक दफ़ा कॉल करूँ। फंक्शन बनाने का मकसद ही होता है कि आप उसको मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको यूज़ कर सकें और उसको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ यूज़ कर सकें। सही है ना। अब मैं चाहूँ तो दोबारा सी इन करके 2 नंबर इनपुट लूँ, सही है, या फिर मैं डायरेक्ट कोई वैल्यू दे दूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं सी इन करके दोबारा एक वैल्यू ले रहा हूँ इनपुट में हमेशा ए एंड बी में ही लूँगा क्योंकि ए एंड बी मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। और जब मैं ए एंड बी में दोबारा वैल्यू लूँगा तो मैं इस फंक्शन कॉल को दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ। सही है, इस तरह से। उसके बाद फिर मैं फर्दर इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ, 100 और 200। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि सम में a-2 कर दूँ और b+2 कर दूँ, इस तरह से। ठीक है। अब होगा क्या कि ए की जो आखिरी वैल्यू होगी ना, जो इस वाले सीन के अंदर जो मैंने इनपुट लिया होगा ना, उसमें सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हो रहा है। सही है। अच्छा, अब आप ये देखें जो फंक्शन कॉल है वो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 दफ़ा लिख दिया। ठीक है। प्रोटोटाइप मैं हमेशा एक दफ़ा लिखूँगा और जो फंक्शन डेफिनेशन होगी वो भी मैं एक दफ़ा लिखूँगा, लेकिन जो फंक्शन कॉल है वो मैं मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मैं एक दफ़ा इसको वो कंपाइल करके इसको चेक कर लें पहले। सही ना, रिजल्ट सही है, बिल्कुल सही है। रन करता हूँ तो आपके कोड आपके सामने यहाँ जी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये इसका आउटपुट देख लें फिर आपको समझ में आ जाएगा। यानी मीन्स कि वो इनपुट मांग रहे हैं, मैंने दिया 5 और 10। ये देखें जी बोले। ये आगे का सवाल है, इसका भी मैं जवाब दूंगा। हाँ, हो सकता है, होगा। उसमें फिर फंक्शन, हमारे पास अभी 2 फंक्शन आएंगे। एक फंक्शन को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस।
तो ये कॉल बाय वैल्यू की चीज़ है जो अभी आपने पूछी है ना, तो कॉल बाय वैल्यू की चीज़ है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आगे आगे ना। तो अभी समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो जो फंक्शन को कॉल करना है ना, वो मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देखें, मैंने 5 और 10 ए और बी में इनपुट लिया, तो उसने मुझे 15 दे दिया, और अभी तक मेरा प्रोग्राम कंटिन्यूटिंग में है, सही ना। यानी मीन से मेरा कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है, जब तक वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो यूज़र से इनपुट लेता रहेगा, ठीक है। चूँकि मैंने एंडल नहीं लिखा था, एंड लाइन नहीं लिखा था, इसी वजह से वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि वो मुझसे सेकेंड टाइम मुझसे वैल्यूज़ ना इनपुट मांग रहा है। तो मैं सेकंड टाइम वैल्यूज़ इनपुट देने से बेहतर ये है कि पहले मैं इसको कट कर रहा हूँ, यानी इस आउटपुट को, और यहाँ पे हैंडल को ऐड कर रहा हूँ ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो। हैंडल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और कंपाइल एंड रन कर दिया ताकि ना मैं दोबारा से इसको दिखा सकूँ। कोई 5 और ये 10, सही है। अब मेरा कर्सर नीचे आ गया, ठीक है। ये जो मुझे सम का आउटपुट मिला, ये मेरे जो मैंने पहला इनपुट लिया था ए विच इज़ 5, 10 विच इज़ बी, तो इसका 15 उसने मुझे आउटपुट दे दिया। नीचे देखें सी आउट की एक ही स्टेटमेंट है, सही ना। अगर मैंने मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो मुझे हर दफ़ा सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में मेरे पास एक ही सी आउट की स्टेटमेंट है। अब अगेन वो मुझसे यहाँ पे दोबारा एक और नंबर मांग रहा है। लेट सपोज के यहाँ पे मैं देता हूँ 50 और सेकंड नंबर में दे रहा हूँ 10, सही है। तो जब मैंने 50 और 10 दिया, ये मेरा सेकंड इनपुट था, सही है। तो उसने मुझे सम दे दिया 60 का, सही है। 60 का मेरा सम आ गया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी थी, यानी मीन्स के मैं डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 और 200 दिया, तो उसने मुझे आउटपुट दे दिया सम ऑफ ए एंड बी इज़ 300, सही है। और उसके बाद चूँकि मैंने +2 -2 किया, तो उससे मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, 1 मिनट ना, ताकि आपको ना फ़र्क डिफरेंस नज़र आए। +20 कर देता हूँ इसको और -10 कर देता हूँ, इस तरह से। क्विकली मैं इनपुट ले रहा हूँ। अब जो मेरा आखिरी यानी मीन्स के 120 था, उसका 300 आ गया था आउटपुट, सही है। उसके बाद जो मेरी आखिरी वैल्यू ए की थी, ए की जो मेरी आखिरी वैल्यू थी वो थी 20 में से क्या किया उसने 10 माइनस कर दिया, सही ना। 10 माइनस किया तो मेरे पास बचा 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो वैल्यू जो है कॉलिंग फंक्शन वो 10 ट्रांसफ़र करेगा फंक्शन डेफिनीशन को। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं 30 था बी के अंदर, सही ना। बी में 30 था, तो 30 में 20 को ऐड करेगा, यानी 50 करके फिर वैल्यू नीचे भेजेगा। तो ओवरऑल उसने क्या किया कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर में वैल्यू 10 भेजी है, इस पैरामीटर में वैल्यू 50 भेजी है। तो 10 एंड 50 इज़ बिकम 60, सही है। तो यानी मीन्स के सी आउट की स्टेटमेंट मेरी एक ही है, सही है। जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसमें जो भी वैल्यू होती है वो नीचे जाती हैं और उसका आउटपुट मेरे पास आ जाता है। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे वैल्यू जो थी वो भेजी थी 10 की और 5 की, तो इस तरह से मेरे पास 15 का आउटपुट आ गया था। सेकंड टाइम मैंने वैल्यू भेजी थी 20 और 30, यानी 20 और 30, तो 50 का आउटपुट आ गया था। फिर उसके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100, ये यहाँ पे 100 की वैल्यू यहाँ पे आई, फिर 200 की वैल्यू बी के पास गई, तो 300 हो गया। ये किसी ने कोई किसी ने शायद पीछे तिलावत लगाई हुई है, तो कोशिश करें कि जिस टाइम अभी लेक्चर हो रहा है तो फिर लेक्चर को फोकस कर लें, और अगर कोई क्वेरी ना हो तो अपने माइक को खुद ही ना म्यूट कर लें।
अच्छा, यानी मीन्स के अब देखें मैंने पहले सम को कॉल किया तो उसका एक आउटपुट आ गया, फिर सम को कॉल किया उसका दूसरा आउटपुट आ गया। जितनी दफ़ा मैं फंक्शन को कॉल करूँगा उतने मेरे आउटपुट जो होंगे वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और होगा क्या कि जो भी पैरामीटर के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ होंगी वो पास ऑन हो जाएंगी, सही ना। यानी मीन्स के कहने का मकसद ये है कि इस पार्टिकुलर जगह पे मैं अपना कोई फार्मूला भी दे सकता हूँ, मैं BMI का फार्मूला दे सकता हूँ, मैं पल्स रेट का फार्मूला दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ उसके अंदर ना। तो जो भी मैं यहाँ पे दूंगा वैल्यू वो पूरी यहाँ पे पहले कैलकुलेट होगी, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो नीचे जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको काम जो होगा वो परफॉर्म करेगा, सही है ना। ये प्रोग्राम समझ में आया? जब माइक ऑन करके कोई बता देगा, या कोई अगर कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ओके, चले, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब इसका आपने हमेशा ये याद रखना है कि फंक्शन प्रोटोटाइप एक दफ़ा लिखा जाता है, सही है, और फंक्शन डेफिनेशन हमेशा एक दफ़ा लिखी जाती है। कॉल फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, इसको कहते हैं नॉन बिट जी। हम्म हम्म देखें यहाँ पे जो 100 लिया हुआ है इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सही है ना। यानी आप ये कह रही हैं कि यहाँ पे 90 क्यों नहीं हुआ, या फिर हाँ यहाँ पे 90 इस वजह से नहीं हुआ कि यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन की ही नहीं है इसके अंदर। यानी मीन्स कि ये 100 है ना, 100 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो 100 जो है डायरेक्ट यहाँ पे नीचे चली गई ए के पास। कोई इसमें वो किसी किस्म का कोई वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, कटौती नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 100 है, सीधा सीधा 100 नीचे चला गया। फिर इसी तरह 200 है, वो भी सीधा सीधा नीचे यहाँ पे चला गया, सही है। और फिर ये ए की वैल्यू क्या थी, 100 थी, बी की वैल्यू 200 थी, वो ऐड होकर उसने 300 आपको शो कर दिया। लेकिन जब उससे नीचे वाला जो ये कॉलिंग फंक्शन है, यहाँ पे मैं ए में से 10 माइनस कर रहा हूँ, सही ना। अब ए का मतलब 100 नहीं है, ए का मतलब वो है जो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है इस पार्टिकुलर एक में। अगर इस पार्टिकुलर ए के अंदर मैंने क्या इनपुट लिया था, मैंने लिया था यहाँ पे 20, तो इसका मतलब एक ये है कि 20 में से 10 माइनस कर दो। और फिर इसी तरह ये जो बी है, इस बी का मतलब ये है कि ये जो लास्ट बी जो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, लास्ट बी में जो मैंने इनपुट लिया था वो लिया था 30, सही है ना। तो ये जो 30 है, ये 30 + 20 = 50 कर दो। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। एक ना इससे रेलेवेंट मैं क्विज़ दूंगा नेक्स्ट, या तो लैब में भी हो सकता है या क्लास में होगा, जिसके अंदर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आखिरी वैल्यू क्या थी आपके वेरिएबल की, सही है ना। आखिरी वैल्यू से मुराद कि सी इन करके मैंने ए इनपुट लिया, सी इन करके दोबारा मैंने ए में इनपुट लिया, तो अगर मैं नीचे ए को कहीं इस्तेमाल करूँगा तो मेरा जो आखिरी इनपुट होगा ए, तो वो वाली ए की वैल्यू होगी जो आखिरी वैल्यू होगी, अनटिल और अनलेस कि उसमें मैं कोई मॉडिफिकेशन ना परफॉर्म कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नहीं करता मैं यहाँ पे करता हूँ a = 10। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं a = 10 लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो a की वैल्यू मैंने लिखी है वो ख़त्म हो गई है। अब a की जो नई वैल्यू है वो यहाँ पे 10 है। इट मीन्स के जब ये वाला फंक्शन जो मेरा आखिरी फंक्शन जब कॉल आउट होगा तो यहाँ पे 0 की वैल्यू नीचे जाएगी, हमेशा 0 की वैल्यू नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट वैल्यू a की जो है वो 10 है, सही ना। इसको भी मैं एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ताकि इससे आपका ज़रा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, सही ना। ये प्रोग्राम जो है ये भी मैं टीम्स पे अपलोड कर दूँगा ताकि आपके पास एक कोड हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। मैंने 1000 वैल्यू दे दी, 2000 दे दी, इसने मुझे 3000 का आउटपुट दे दिया। यहाँ पे मैंने पहला इनपुट 45 लिया, दूसरा इनपुट 55 लिया, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पे देखें कि पहला जो मेरा फंक्शन कॉल हुआ, सही है, उसमें पहली वैल्यू मेरी 1000 थी, दूसरी वैल्यू 2000 थी। तो इस जब फंक्शन कॉल हुआ, नीचे गया, ऐड हुआ और उसने मुझे 3000 आउटपुट दे दिया। फिर दोबारा मैंने ए में इनपुट लिया। अब ए का जो इनपुट है मेरा 45 है, बी का इनपुट 55 है। जब मैंने इनका सम प्रोड्यूस करना चाहा तो ये 100 मेरे पास आ गया। 45 + 55 100 के इक्वलेंट होता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का आउटपुट हमेशा मेरे पास 300 आएगा, सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ए की वैल्यू चूँकि 10 थी, 10 माइनस क्या किया, वो हुआ कि 0 हो गया, सही है। और बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 55, सही है ना। 55 में मैंने 20 को और ऐड किया तो 75। तो इस तरह से मेरे पास आउटपुट 75 आ गया। इज़ दिस थिंग इज़ क्लियर? ओके। यानी अब आपने जब भी यानी मीन्स के क्लास के अलावा जब कोशिश करें कि ना इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देखें, तो उससे आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सही है ना। अदरवाइज़ थियोरेटिकल वे में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता, सही है ना। तो इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट डाल के देखें, आउटपुट देखें। एक तो अपने माइंड में आउटपुट जनरेट कर लें कि जी इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अगर तो वही आ रहा है तो उसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट सही नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियरिफाई करें, सही ना। मुझसे भी पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अभी मैंने एग्जांपल कराई है इसे कहते हैं नॉन रिटर्न फंक्शन, सही ना। यानी मीन्स कि आपने कॉल करते जाना है और एक सी आउट की जो स्टेटमेंट है ये मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर रही है। जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल कर रहे हैं उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट कर रही है। 4 टाइम्स किया तो उसका मतलब है ये स्टेटमेंट 4 टाइम्स रन कर रही है। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ जी, क्या चीज़? फंक्शन, ये जो फंक्शन डेफिनीशन है ना, ये बेसिकली मेन फंक्शन से पहले लिखी जा सकती है। यानी मीन्स कि इसको उठा के आप सबसे टॉप पे ले जाएं, ठीक है। फिर उसमें ये होगा कि आपको ना फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, सही है ना। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस कोर्स में जो आप प्रैक्टिस रखेंगे वो यही रखेंगे। इसको मैं उस तरह से भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, सही ना, ताकि वो भी रिकॉर्ड हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोटोटाइप अवॉइड हो जाए, सही है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है ना, इस चीज़ को उठाएँ, कंट्रोल X करें, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। कंपाइल करता हूँ, ठीक है ना। अब अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन को इंड मीन से ऊपर कर दिया तो उसमें फंक्शन प्रोटोटाइप जो होता है ना अवॉइड हो जाता है, ठीक है। और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो बिल्कुल आपका प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है, सही ना। सो इसमें ये भी है कि दिस इज़ अनदर प्रैक्टिस के फंक्शन आप कैसे लिख रहे हैं, सही ना। तो अभी फ़िलहाल इस कोर्स में जो आप प्रोग्रामिंग करें उसमें प्रोटोटाइप, डेफिनेशन और कॉलिंग फंक्शन तीनों फीचर्स को ना इस्तेमाल कर रहे हैं अभी ना, ताकि थोड़ी सी आपकी ना ये प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। सो कॉल्ड एक एफिशिएंट वे होता है जिसमें आप ऊपर करके लिखते होते हैं। अच्छा, इस फोन प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ और कॉपी कर रहा हूँ इसी प्रोग्राम को और एक नए प्रोग्राम में ओपन करता हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम को देखिए, इसको अभी मैं सिंपलेस्ट वे में लेके जा रहा हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की हुई। सही है। अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को ना रिटर्न में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही है। इसी फंक्शन को रिटर्न में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो कि एक रिटर्न फंक्शन है उसको नॉन रिटर्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रिटर्न को नॉन रिटर्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। रिटर्न से मुराद ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो आउटपुट है वो मेन के थ्रू प्रिंट हो, सही ना। ये फंक्शन जो इंट मेन है, यानी ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ
बल्कि कट करता हूँ, यहाँ से कट किया और यहाँ पे वो मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे आउटपुट देगा। अब जब यहाँ पे मुझे आउटपुट देगा तो ये जो प्लस का जो परफॉर्मेंस है ना, ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज सी ले लेता हूँ कि मुझे डायरेक्ट मैं सी लिखूँगा, एडिशन इंट मेन के अंदर नहीं होगी, एडिशन जो होगी, सही है ना। सी वेरिएबल लिया तो डेफिनेटली अगर मैंने सी वेरिएबल लिया तो मुझे यहाँ पे सी डिक्लेयर करना है। सी डिक्लेयर भी करूँगा और फिर जो मैंने जहाँ पे फंक्शन को जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि c इज़ इक्वल्स टू इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब जो आपका फंक्शन जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये दो काम परफॉर्म कर रहा है। दो काम क्या कि एक तो वो वैल्यूज़ फंक्शन डेफिनेशन को दे रहा है और फिर फंक्शन डेफिनेशन से वैल्यू वापस रिसीव करके वेरिएबल c को दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें जो चेंजिंग फर्दर परफॉर्म होगी वो ये होगी कि जो रिटर्न फंक्शन होगा ना, उसकी जो टाइप होगी वो आपको डिफ़ाइन करनी है। यूजुअली वो इसमें ना यहाँ पे वो टाइप लिखी जाती है जो आपके पैरामीटर्स की टाइप होती है। यानी मीन्स कि अगर दो चीज़ें आपस में इंटीजर टाइप में कैलकुलेट हुई है तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर होगा। तो यहाँ पे वॉइड की जगह आपको लिखना पड़ेगा int। अगर ये यहाँ पे होता फ्लोट और फ्लोट तो फिर आपका सम भी ना फ्लोट टाइप ही होना था। तो यहाँ पे भी जब, अच्छा, अब ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप होता है वैसे ही फंक्शन डेफिनेशन होता है। यानी मीन्स यहाँ पे भी int आ जाएगा, int आ गया, सही है। और यहाँ पे जब भी int आएगा, जिस तरह मेन के अंदर int है तो इसके साथ हम रिटर्न 0 इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब यहाँ पे int आ गया फंक्शन के अंदर तो यहाँ पे भी हमारे पास रिटर्न का वर्ड आएगा और रिटर्न में वो फार्मूला अप्लाई होगा जिसके लिए आपने अपना प्रोग्राम बनाया है। और हमारा प्रोग्राम चूँकि एडिशन का है तो ये a प्लस b कर देगा, सही है। यानी मीन्स कि आपने लिया यहाँ पे 1 तो फंक्शन डेफिनेशन के पास यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे आपने लिया b में 2 तो फंक्शन डेफिनेशन में 2 आ गया। ये 1 यहाँ पे आएगा a के पास, यहाँ पे 2 जो है इसके पास आएगा, ये ऐड होगा 3 हो जाएगा। ये 3 की वैल्यू दोबारा फंक्शन जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया वहाँ पे आएगी और c को असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने लिया 10 और 20 तो मेरे पास आउटपुट आ गया 30, सही ना। यानी सम ऑफ a एंड b इज़ 30। अब आप इस मेन में देखें कि यहाँ पे आपने कोई एडिशन परफॉर्म नहीं किया। जो एडिशन परफॉर्म करने का काम था वो इस पार्टिकुलर रिटर्न के अंदर परफॉर्म हुआ है। रिटर्न क्या करता है कि रिटर्न वैल्यू हमेशा उस चीज़ को रिटर्न करता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से कॉल करना चाहेंगे तो दोबारा से भी कॉल कर सकते हैं। यानी मीन्स के अब जब कॉल करते हैं ना दोबारा तो उसके अगेंस्ट हमें सी आउट की स्टेटमेंट को दोबारा से भी लिखना पड़ेगा। इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ 5 और 90, ये मैंने कांस्टेंट वैल्यूज़ दे दी। तो अब यहाँ पे सी, अब कॉलिंग फंक्शन के अंदर ये वो है कि जब फंक्शन को कॉल करेंगे उसके साथ आपको उसका अलग से सी आउट जो है वो लिखना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न फंक्शन होगा यूजुअली इसका कोड जो होता है वो लेंथियर होगा इस तरह से। यानी पहला मेरा आउटपुट जो है जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया 100 आ गया। दूसरा जो मेरा आउटपुट था वो डिफ़ॉल्ट जो मेरी वैल्यूज़ थी उसके थ्रू आ गया। ठीक है, ये कोड समझ में आया। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ लेक्चर अपने प्रेजेंटेशंस के ऊपर, जो लेक्चर स्लाइड्स हैं, सही है। तो उसके थ्रू अब मैं कोड को थोड़ा इसको लेक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास टाइम कब तक है? 11:10 तक है ना, 11:20। अच्छा, ये बेसिक व्हाट इज़ अ फंक्शन ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फंक्शन आप अपना नाम दे सकते हैं। वही स्क्वायर का भी मैंने दिखाया था कि मल्टीपल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स अगर आपने प्रिंट करने हैं, उसके बीच में कोई डिफरेंट वैल्यूज़ लिखनी है तो वो लूप के थ्रू परफॉर्म नहीं होगा, उसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, सही ना। 3 वेज़ टू डिक्लेयर द फंक्शन, वो ये मैंने बता दिया था, सही ना, कि कैसे ये 3 वेज़ जो हैं फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन हो रहे हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दी हुई है इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन को मैंने ऑन टॉप रखा हुआ था, सही है। अच्छा, फिर ये जो आज का लेक्चर है जो कि मैंने विद द हेल्प ऑफ पेंट और डेव के थ्रू समझाया है तो उसको देख लेते हैं, सही है ना।
यानी मीन्स के जो एक जनरल पैटर्न है फंक्शन का, यानी रिटर्न टाइप लिखी जाती है, फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है। ये फंक्शन की बॉडी हो गई। ये फंक्शन डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सही ना। फंक्शन डेफिनेशन में ये वॉइड टाइप यानी नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन में हम जब भी वॉइड होगा सी आउट यहाँ पे प्रिंट होगा, जब भी INT होगा तो यहाँ पे रिटर्न का वर्ड आएगा, ठीक है। अच्छा, वॉइड में इसमें ये उसका पैटर्न्स है लिखने के तरीके, सही है ना। अच्छा, जो आपका पैरामीटर है ना, उसके अंदर जो ये पैरामीटर है, इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये जो मैंने एग्जांपल कराई है पैरामीटर की, उसको इसके अंदर ये है कि जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वेरिएबल लिखना ज़रूरी नहीं है। लिख दें, इट्स ओके, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहे हैं, सही है। मैं इसको सिर्फ आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा। ये देखिए, नो एरर नो वार्निंग। यहाँ पे डेटा टाइप बताना ज़रूरी है कि ये करैक्टर टाइप है, फ्लोट टाइप है, इंटीजर टाइप है, लॉन्ग टाइप है, व्हाटएवर, या शॉर्ट टाइप है, सही ना। जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करना ज़रूरी है। वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। कॉमा डाल के इंटीजर लिखना ज़रूरी है, यानी इसका मतलब है कि आप 2 पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, सही ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू राइट द प्रोटोटाइप। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस यही रखिएगा कि वेरिएबल लिख दें ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वो चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की जा रही है कि पैरामीटर में इंट फंक्शन सी और इंट फंक्शन इंट x करके आप लिख दें, बोथ आर ओके। और अगर इंट x लिख रहे हैं तो भी सही है, या फिर डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख रहे हैं तो भी सही है, तो ये ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप दे रहे हैं तो उसके आगे इंटीजर x करके या इंट 42 नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट 42 आप लिखेंगे। फिर इसमें ये भी मैं बता चुका हूँ कि दीज आर द 2 पैरामीटर्स एंड वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज गोज़ टू बस द फर्स्ट पैरामीटर, सही ना। अगर आपके पास नीचे पैरामीटर किसी और उसमें हैं, यानी मीन्स के नीचे लेट सपोज के CD में लिखे हुए हैं, ये कभी जो क्वेश्चन उससे पूछा गया था, इसका मैं भी आंसर दे रहा हूँ, जो कि आगे जाके भी इसके हम एग्जांपल करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लेट सपोज के यहाँ पे मैं कर दूँ C और यहाँ पे मैं कर दूँ D, तो अब होगा क्या कि जो A में आपने वैल्यू इनपुट ली है वो यहाँ पे C में जा रही है, और जो यहाँ पे B में इनपुट ली है वो यहाँ पे D में जा रही है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे A एंड B अब नहीं लेंगे, यहाँ पे आप जो लेंगे वो C लेंगे और D लेंगे। आपके आउटपुट पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास सेम आउटपुट प्रोड्यूस होगा। हुआ यहाँ पे ये कि बस वेरिएबल चेंज हो गया, पहले 2 वेरिएबल थे, अब यहाँ पे आपके पास टोटल 4 वेरिएबल्स हो गए। 2 मेन के अलग वेरिएबल हैं, 2 फंक्शन डेफिनेशन के अलग वेरिएबल हैं, ठीक है। इस तरह से यानी मीन्स कि काम परफॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है वो कॉमा वाइज मैटर करती है, कि पहले ही कॉमा में जो वैल्यू है वो पहले पैरामीटर को जा रही है, जो सेकंड पैरामीटर की वैल्यू है सेकंड पैरामीटर को जा रही है, सही ना। इसको एक दफ़ा कंपाइल करके सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई एरर वार्निंग कुछ नहीं है, इसका आउटपुट जो है बिल्कुल सही प्रोड्यूस होगा, सही ना। लेकिन राइट नाउ आई एम कन्वर्टिंग बैक टूवर्ड्स A एंड B। इस तरह से, ठीक है। बैक टूवर्ड्स द स्लाइड। और उसके अंदर यानी मीन्स के जो फंक्शन को जहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, जो मैंने अभी करके दिखा चुका हूँ, सही है। या फिर उसमें आप कोई डिवीज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं A + B को ऐड करके, यानी मीन्स के इसमें होगा क्या कि आपकी बेशक वैल्यू जो थी वो आपने इनपुट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 ली है, यहाँ पे 20 लिया है। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 डिवाइड बाई 2 इसमें 5 की वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन को जा रही है, और यहाँ पे 30 की वैल्यूज़ जो सेकंड पैरामीटर में 30 की वैल्यू जो है फंक्शन पैरामीटर को जा रही है। इस तरह से वैल्यूज़ जो है वो एग्जीक्यूट कर रही हैं। सेंटेक्स लिखा हुआ है, सही है। ऑलरेडी इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब वही कि फंक्शन को जो लिखने का तरीका है प्रोटोटाइप का वो कुछ भी हो सकता है, सही है ना।
उसमें कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिस तरह अगर आपने लॉन्ग लेंथ ली है, लॉन्ग विड्थ ली है, तो उसका मतलब है उसको आप रिटर्न फंक्शन बना रहे हैं लॉन्ग का, सही है, ये इस पर लिखा हुआ आ रहा है। यानी जब वाइड आ जाएगा तो उसका मतलब होगा वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, रिटर्न्स वाइड। रिटर्न वाइड का मतलब कि नथिंग इज़ रिटर्न, और वो फंक्शन डेफिनेशन में अपना आउटपुट देगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये लॉन्ग आ रहा है या इंट आ रहा है तो उसका मतलब है वो वैल्यूज़ वापस आ रही हैं, उसमें रिटर्न फंक्शन पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न यूज़ होगा। उसकी एग्जांपल दी हुई है कि रिटर्न्स लॉन्ग वैल्यू हैज़ 2 पैरामीटर्स, वॉइड प्रिंट मैसेज इंट मैसेज नंबर समथिंग। उसका मतलब है कि रिटर्न्स वाइड हो रहा है, नथिंग इज रिटर्निंग, और 1 पैरामीटर विल बी यूज। किसी केस में हमारे पास ऐसा भी होगा कि हम लोग फंक्शन अपना लिखेंगे, सही है ना, और उसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा, यानी मीन्स कि हमने उसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, जस्ट वी आर यूजिंग सम कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह वाइड फंक्शन के अंदर भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम वाइड फंक्शन का जो मैंने ऑलरेडी आपको डेव पे करके दिखा दिया, इसकी एग्जांपल इस कोड में लिखी हुई है। फिर रिटर्न फंक्शन की भी एग्जांपल इसमें लिखी हुई है। तो इस तरह से यानी मीन्स कि ये जो रिटर्न एंड नॉन रिटर्न फंक्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कोई क्यूरी, अगर कोई क्यूरी नहीं है तो फिर फर्दर जो हमारा फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है, सही ना, उस पर मैं आ रहा हूँ, सही है। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि फंक्शन का ना एक स्कोप होता है, सही ना। स्कोप से मुराद के जो हम वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो वैल्यू कहाँ तक वैलिड है, सही ना। तो उसमें हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक कहलाते हैं लोकल वेरिएबल और एक होंगे हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल, सही ना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड द ग्लोबल वेरिएबल, सही है। अगेन गोइंग टूवर्ड्स द पार्टिकुलर एग्जांपल ऑफ द कोड, सही है ना। ये नॉन रिटर्न फंक्शन है, इसके अंदर मैं आ रहा हूँ। इस फंक्शन के अंदर अब जिस तरह मैंने ए और बी लिया, सही है ना, तो ए और बी के अंदर मैंने जो भी वैल्यूज़ ली हैं इसकी भी मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ ताकि ना मसला ना हो। सही है। अच्छा, इसमें इसको मैं वही कम कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब मैंने ये एक प्रोग्राम है मेरा, सही है ना, इसके अंदर मैंने ए बी वेरिएबल लिया और फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, और इंट यहाँ पे जो फंक्शन डेफिनेशन है उसमें दोबारा से डिक्लेरेशन हुई है। तो इस तरह से यानी मीन्स के जब मैं ए और बी को यूज़ कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के बाद, तो उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास वेरिएबल हैं ए और बी, वो बेसिकली इनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, सही है ना। लोकल वेरिएबल इस वजह से कि ये वेरिएबल जो है इस कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज की हद तक हैं, उसके बाद फिर इनकी वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा कि लेट सपोज के जब मैंने ये हेडर फाइल डिफ़ाइन कर दी, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन डिफ़ाइन कर दिया, फंक्शन डिफ़ाइन करें ना करें डजेंट मैटर, और अगर मैं इंट मेन से पहले भी मैंने लेट सपोज z के नाम से ये इस तरह से लिख दिया, सही है, z के नाम से एक इंटीजर टाइप, दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंट मेन से मैंने ऊपर किया है, इंट मेन से मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सही ना। तो इसको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो कि देयर विल बी नो एनी एरर, कोई एरर नहीं है। और ये जो वेरिएबल है ना, इसको हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मींस कि अब ये जो z की वैल्यू है वो इंट मेन में भी वही रहेगी, वो फंक्शन डेफिनेशन में भी वही रहेगी, और थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर नीचे हमारा कोड चल रहा है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम मेरी जो वैल्यू है वो z की सेम रहेगी। अब मुझे z को कहीं पे भी यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली z को यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। मुझे इंट मेन के अंदर उसको यहाँ पे इंट z करके नहीं लिखूँगा, क्योंकि वो वेरिएबल मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, वो किसी भी फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है।
इसको मैं कंपाइल करके इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको ना इसका ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंटर टू नंबर्स 10 एंड 20 और आउटपुट मेरा आ गया 40। ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि जब मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया था तो वहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है वो मैंने लिख दी। सही है, तो इस तरह से इंट मेन के बाहर भी मैं कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवा सकता हूँ। तो ऐसे वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। वो वेरिएबल जो इंट मेन की बॉडी में हो या किसी फंक्शन डेफिनेशन की बॉडी में हो उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? ओके ओके, कमिंग बैक टूवर्ड्स द वही ये चीज़ कि ग्लोबल वेरिएबल GB के नाम से इंट मेन से ऊपर मैंने डिक्लेयर किया तो उस वजह से ये ग्लोबल हो गया। और पीछे क्या था कि जो फंक्शन पैरामीटर्स के अंदर जो मैंने ABC करके सब 3 पैरामीटर लिए हैं तो उसमें जो वेरिएबल होगा मेरा वो लोकल वेरिएबल की कैटेगरी में होगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि जब आप फंक्शन पैरामीटर है, सही ना, उसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू डायरेक्ट 10 भी दे सकते हैं, दूसरा मैंने पहले 10 लिखा हुआ था, और इंट x इज इक्वल टू 10 करके भी लिख सकते हैं। सही है ना, यानी मीन्स के वापस जाता हूँ प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे इस तरह से बल्कि ऊपर आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लिख दें, चलें कोई, लेट मी कंपाइल करके देख लेता हूँ। इस सूरत में क्या होगा कि मेरा ये सी इन है, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओ अच्छा, एक मिनट, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मैंने डिफ़ाइन कर दी। सही ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। इसका एडवांटेज कुछ ये है कि अगर आपने तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी हैं तो इसका डेफिनेटली आउटपुट जो है वो 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसका Z आ रहा है तो उसका मतलब है 40 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर फिर आपने A के अंदर और B के अंदर वैल्यू चेंज करनी है तो यू कैन चेंज द वैल्यू एज वेल। सही ना, सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ डिक्लेयरिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ विद वेरिएबल। सही ना, विद वेरिएबल के साथ भी आप क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा मीन्स इसको हटा दें, इस तरह से सही है। हाँ ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यानी इसमें ये हो जाएगा कि अगर आपने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू रखी तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट वैल्यू का आउटपुट आ जाएगा। अगर आपने वेरिएबल को यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल का यूज़ करने का मकसद ये होता है कि नेक्स्ट टाइम वेरिएबल में कोई नई वैल्यू के साथ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। सही है। अच्छा, फिर इसमें जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में ना कुछ ट्रेंड है कि जो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे ना तो वो कुछ इस तरह से देंगे कि जो आप का जो लास्ट पैरामीटर है ना उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू का होना ज़रूरी है। यानी मीन्स के यहाँ पे लिखा है इंट फंक्शन 1 इंट x इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आपने इस तरह से एक पैरामीटर लिखा दिस इज़ एन ओके। सही है। फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया कि एक और फंक्शन क्रिएट किया, उसमें वेरिएबल x लिया, इसमें आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब है आप यूज़र से खुद इनपुट लेंगे।
और y की वैल्यू आपने डिफ़ॉल्ट इनपुट दे दी विच इज़ y इज़ इक्वल्स टू 1, तो दिस मेथड इज़ ओके, सही है ना। लेकिन एक फंक्शन 3 है, उसमें आपने x की वैल्यू 1 जो फर्स्ट पैरामीटर है 1 दे दी, लेकिन y को कोई वैल्यू नहीं दी, तो दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट प्रोड्यूस सम एरर, सही है ना। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई भी आपके पास कोई क्यूरी हो यू कैन आस्क मी, सही है ना। तो कोशिश करेंगे हम लोग, मेरी आज कोशिश ये है कि इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा फंक्शन को कंप्लीट कर लें, ताकि जो कॉल बाय रेफरेंस वाला फंक्शन है वो ज़रा सा ट्रिकी है, तो उसमें हमें पास ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। फिर इसी तरह के एक करेक्टर सी आपने लिया, कॉमा इंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिया, वाई इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो दिस इज़ अनदर करेक्ट मेथड। यानी मीन्स के जो आपका आखिरी के पैरामीटर्स हैं उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डिक्लेयर की जाती हैं, जो शुरू के पैरामीटर हैं उसमें डिक्लेयर करें ना करें डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपने शुरू में डिक्लेयर क्या कहते हैं वैल्यू कर दी और आखिरी के पैरामीटर में वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, तो इट विल गिव यू एन एरर, सही है। और वैल्यूज़ का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो है वो सेम वे में वैल्यूज़ जो होती हैं पास ऑन कर रहे होते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल कराई थी कि हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, कॉल बाय वैल्यू कहलाता है, कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। कॉल बाय रेफरेंस ज़रा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू इज़ अ बिट ईजियर, कि जब आपने फंक्शन को कॉल किया और जब कॉलिंग के टाइम पे आपके पास वेरिएबल ए था और जो डेफिनेशन में आपके पास फंक्शन था, अगर डेफिनेशन में आपने एक्स वाई जी ले लिया, तो ए की वैल्यू x के पास चली जाएगी, b की वैल्यू y के पास चली जाएगी, c की वैल्यू z के पास चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वैल्यूज़ हैं उससे हमारे आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी मीन्स कि अगर आपने वेरिएबल चेंज कर ली उससे हमारे आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमारा आउटपुट वही रहेगा जो आपने इनपुट लिया हुआ है। लाइक अगर ये तीनों में 10 10 10 है, तीनों में यहाँ पे 10 10 है और यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी 30 देगा, यहाँ पे ABC देंगे तो भी हमारे पास 30 देगा। तो वेरिएबल चेंज करने से हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम वेरिएबल क्यों चेंज कर रहे हैं, यानी मीन्स एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर दोनों चीज़ें एक जैसे परफॉर्म हो रही हैं तो हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल क्यों चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल हम लोग उस सूरत में चेंज करते हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास A B C जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कांस्टेंट रहें, वो चेंज ना हो। क्योंकि होगा क्या कि अगर यहाँ पे भी आप ABC लेंगे और यहाँ पे कोई एडिशन परफॉर्म कर देंगे तो उससे वो वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी ABC के अंदर, सही ना। ABC के अंदर क्योंकि A मेमोरी में एक जगह ले रहा है, B अपनी जगह ले रहा है, C जगह ले रहा है, तो जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। जबकि क्या कहते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स में लेंगे तो उसमें ये होगा कि XYZ में जो मर्ज़ी कैलकुलेशन होती रहे उससे आपकी ABC की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होंगी। इसीलिए अगर आप ये एरोज़ देखें तो ये वन डायरेक्शनल एरोज़ हैं, वन वे एरोज़ हैं। वन वे का मतलब कि ये सिर्फ अपनी वैल्यूज़ पास ऑन कर देंगे, उसके बाद XYZ में जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो उससे ABC की वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, सही है। उसके बरक्स हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट्स कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस एक ऐसा फंक्शन है जो कि टू वे कम्युनिकेट कर रहा है। यानी अगर जो उसकी डेफिनेशन है उसमें कोई वैल्यू अपडेट होती है तो वो आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी, लेट्स सपोज सी की जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी, और अगर आप सी में कोई चेंजिंग परफॉर्म करेंगे तो वो जेड में चेंज हो जाएगा, सही ना। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको कॉल बाय रेफरेंस बोला जाता है। और जो कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन होता है उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जब उसका प्रोटोटाइप आप डिफ़ाइन करते हैं और उसकी जो डेफिनेशन आप डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें वेरिएबल के साथ एंड ऑपरेटर आप लगा देते हैं। यहाँ पे एंड जो M% का साइन है, सही ना, M% का साइन नज़र आ रहा है, तो ये साइन बेसिकली यहाँ पे एंड का काम परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये रेफरेंस का काम परफॉर्म कर रहा है। रेफरेंस क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी आउट करेंगे, सही ना। ये एक स्वैपिंग का प्रोग्राम है, सही ना, कि दो वैल्यूज़ हमने ली हैं जिनको स्वैप किया जा रहा है, सही ना। एक V1 वेरिएबल है, एक V2 वेरिएबल है, कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है, सही है। इसके अंदर क्या किया कि V1 की वैल्यू जो है वो हम चाह रहे हैं कि वो N2 के पास चली जाए, V1 की वैल्यू N2 के पास चली जाए और V2 की वैल्यू N1 के पास आ जाए, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं इसमें कॉपी करता हूँ कंपाइलर में, या मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम होना चाहिए मेरे पास।
चले नहीं है तो खैर है, इसको कॉपी कर लेते हैं। उफ, अच्छा कोड ख़राब हो रहा है। इससे बेहतर है मैं टाइप ही कर लूँगा, ठीक है। अच्छा 10 मिनट्स हैं हमारे पास। ये चलें इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो टाइप करने में मुझे टाइम लग जाएगा। पहले मैं रेफरेंस को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि फिर मंडे को हमारी लैब हो तो हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। कॉल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बस ये है कि देखें, ये V1 V2 दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया और उसमें हमने आउटपुट दिखा दिया कि बिफोर स्वैप जो है V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है। फिर जब हमने फंक्शन को कॉल किया, स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ, तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो प्रोग्राम नीचे नहीं जाएगा, डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन पे चला जाएगा, डेफिनेशन को परफॉर्म करके फिर वापस आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा उसके नीचे सी आउट होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्वैप में गया तो V1 की जो वैल्यू थी वो N1 के पास गई, V2 की वैल्यू N2 के पास गई। एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने क्रिएट किया। हमने क्या किया कि N1 की वैल्यू जो हमारे पास V1 के पास जो वैल्यू थी वो N1 के पास आ गई थी, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी कर दिया। उसके बाद फिर N2 की जो वैल्यू है इट विल बी मूव इन N1, सही ना। यानी N2 की जो वैल्यू थी N1 में चली गई, टेम्परेरी वेरिएबल में जो हमने N1 की वैल्यू सेव की हुई थी वो N2 में मूव कर दी, यानी मीन स्वैप कर दी। और इन स्वैप के अंदर हमने इस प्रोग्राम को आउटपुट दिखा दिया कि वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो गई हैं। और उसके बाद फिर दोबारा हम जब मेन प्रोग्राम में वापस आए तो हमने जब V1 और V2 को प्रिंट किया तो अगेन V1 V2 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। यानी मीन्स के आपकी जो वैल्यू स्वैप हुई हैं वो सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन की हद तक हुई हैं, आपका जो ओरिजिनल V1 V2 की वैल्यू थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई। तो दिस इज़ अ कॉल बाय वैल्यू। अच्छा, उसके बाद ये जो रेफरेंस वाली चीज़ है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये कुछ कॉपी पेस्ट में अक्सर ये हो जाता है कि कुछ अलग से कोड्स आ रहे होते हैं, इसको मैं कंपाइल करके देखूँ। अभी आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ रेफरेंस वेरिएबल के मुताबिक। यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड ऑपरेटर, टाइप कांस्टेंट कैरेक्टर इनटू द बाइनरी ऑपरेटर। चलें, या तो ये करता हूँ कि इसको दोबारा से टाइप करता हूँ। सही, बल्कि इसको भी हटाता हूँ, इसको भी अच्छा, ये जो रेफरेंस, पहले रेफरेंस वेरिएबल समझ लें, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल समझ में आ जाएगा तो फिर रेफरेंस क्या कहते हैं फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। इसको कुछ रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे पेंट से मैं समझा रहा हूँ।
हमारे पास जो वेरिएबल हैं, सही ना, वेरिएबल हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं विद डिफरेंट टाइप के साथ, कि जिस तरह हम लोग लिखते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 10। तो ये बेसिकली एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज़ a, और उसको हमने वैल्यू दे दी 10, सही ना। तो मेमोरी के अंदर वो एक लोकेशन क्रिएट करेगा, सही, अपनी मर्ज़ी से, और उसमें 10 की वैल्यू को सेव कर देगा, सही है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि यार ये मेमोरी के किस हिस्से में सेव है, ये जो है मेमोरी के किस हिस्से में सेव है, तो इसको मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हो सी आउट। अगर आप लेट्स सपोज कि लिखते हो सी आउट ए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको 10 की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर आप ये मालूम करना चाहते हो कि हार्डवेयर के किस हिस्से में ये चीज़ सेव है, तो आप M% का साइन लगा के और ए लिख देते हो। तो इससे क्या होगा कि ये आपको ना मेमोरी की वो लोकेशन बता देगा, हार्डवेयर एड्रेस बता देगा कि जहाँ पे ए की वैल्यू सेव है, सही ना। मैं कंपाइलर में आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट नम इज इक्वल्स टू 5, सही ना, नम इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट नम। इसका तो आप सबको आइडिया है कि ये 5 स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, सही ना। एक और मैं सी आउट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे शुरू में एंड ऑपरेटर लगा के नम लिख रहा हूँ, एंडर लिख दिया, सही है। इस तरह से कंपाइल, अच्छा उसको पहले वो कंपाइल एंड रन। अब आप यहाँ पे देखें कि जो मेरा पहला सी आउट था उसने तो मुझे वैल्यू दे दी 5। जो मेरा सेकंड सी आउट है उस पर मैंने एंड का साइन लगाया हुआ है, और मेरे पास कुछ अजीब सी फिगर आ रही है। ये बेसिकली मेरी मेमोरी का एड्रेस है, जो मेरा हार्डवेयर एड्रेस है, जहाँ पे ये 5 सेव हुआ है, ये उस जगह का बता रहा है कि 5 जो है इस जगह पे सेव है। ये नंबर आमतौर पे हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। जितनी भी जो हमारे हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कि वो उसको किस प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं। लाइक मेरे लैपटॉप में ये 0x24FE4C, ये बेसिकली वो लोकेशन है जहाँ पे वैल्यू 5 जो है वो सेव है। अब ये एड्रेस किसी और वैल्यू के लिए यूज़ अभी नहीं हो रहा, यानी मींस के जो नम का वेरिएबल है, जो आप नम देख रहे हो बेसिकली वो ये चीज़ है, सही है ना। तो इस तरह से आपकी इस नॉलेज में ये फर्दर इजाफा हो रहा है कि ये हमारे लिए एक फ्रंट एंड जो है नम जो है एक वर्चुअल नंबर है, इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो ये वाली है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दे के बताऊँ, सही ना, यहीं पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि num2 इज़ इक्वल्स टू 10। तो अब यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ रेफरेंस, यानी num2 का तो आपको पता ही है कि वो 10 प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इस तरह से मैंने num यहाँ पे ये 2 लिखा। तो दोनों के एड्रेसेस सेम नहीं होने चाहिए, दोनों के एड्रेसेस अलग अलग होने चाहिए। ये देखें कि जो नम का वेरिएबल था, जो हमने नम का वेरिएबल क्रिएट किया, वो बेसिकली वही अपनी उसी जगह पे मौजूद है 24FE4C के ऊपर। और फिर जो मैंने num2 का वेरिएबल क्रिएट किया उसका ये हार्डवेयर एड्रेस है, यानी 48 के ऊपर ये सेव हुआ है, सही है। अगर आप ये भी देखें कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 4 बाइट की स्पेसिंग लेता है, सही ना, 4 बाइट की स्पेसिंग लेता है। तो होता ये कि जो उसकी पहली स्पेसिंग की लोकेशन होती है तो वो जगह रिप्रेजेंट करता है, सही है, और बाकी 3 एड्रेसेस शो नहीं करता, वो हाइड हो जाते हैं, सही ना, यानी मीन्स के बुक ऑफ हो जाते हैं उस पार्टिकुलर एरिया के लिए। तो अगर आप इन एड्रेसेस को गौर से देखें, सही है ना, तो इसको मैं एक नोट पैड खोलता हूँ, ये मेरे पास नोट पैड है, और इसको 0x24FE4C, सही है। अच्छा, ये नीचे वाला एड्रेस चूँकि कम है तो उसको मैं पहले लिखता हूँ 0x24FE48, सही है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इतने हिस्से को Ctrl C
कंट्रोल बी 49, फिर इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, सही है ना। उसके बाद आएगा बी, और उसके बाद ये आ गया सी, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये बेसिकली मेरे हार्डवेयर के एड्रेसेस हैं। हर हार्डवेयर में यानी मीन से जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आपकी रैम है, लेट्स सपोज 1 GB 2 GB 14 GB, पता नहीं कितनी, अब 32 GB तक की रैम्स आ गई हैं। तो हर रैम की जो स्लॉट है उसमें हर बाइट का एक एड्रेस मौजूद है, सही है। हमारा जो इंटीजर है, सही है ना, इंटीजर नम, इट रिक्वायर्ड 4 बाइट्स ऑफ स्पेसिंग, सही ना, 4 बाइट ऑफ स्पेसिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो हमारा नम है वो बेसिकली इन 4 स्पेसेस में सेव है, यानी उसने 48 49, बल्कि ये 48 है तो उसका मतलब है हमारा ये num2 है। अच्छा, तो ये 48 49 4A 4B ये इस लोकेशन के ऊपर num A की वैल्यू जो है वो सेव हो रही है। जो हमारा num है वो 24FE 4C से शुरू हो रहा है, और डेफिनेटली इट विल बी सेव द वैल्यू until C के बाद DA E and F, इस तरह से, यानी मीन्स के ये बेसिकली आपका एक्चुअल रैम की वो लोकेशंस हैं जहाँ पे num2 की वैल्यू सेव हो रही है। ये वो एक्चुअल हार्डवेयर लोकेशन है जहाँ पे num की वैल्यू सेव हो रही है, ठीक है। और जब आप उनके एड्रेसेस फाइंड आउट करते हैं तो जो फर्स्ट लोकेशन होती है, यानी मीन्स की लोकेशन होती है, तो वो आपको बता देता है कि num2 इस जगह पे मौजूद है, num जो है वो इस जगह पे मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अच्छा। अब ये नहीं, ये चीज़ें जो है ना अब आगे इस्तेमाल होंगी हमारी प्रोग्रामिंग में, तो मेक श्योर कि इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो को दोबारा प्ले करके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो उसको रिकॉल कर सकें, ठीक है। अच्छा, फिर वापस मैं आता हूँ पेंट के ऊपर। ये मैंने आपको समझाना था कि कैसे हम एड्रेस मालूम कर रहे हैं, और ये हमारे एक नॉर्मल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, सही है ना। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ ए इंट A इज़ इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ B। मैं बिल्कुल इस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरा एक B वेरिएबल था, सही ना, उसका एड्रेस मैंने डिफ़ाइन कर दिया। सबसे पहले तो वही कि इसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि इंट एड्रेस ऑफ B इज़ इक्वल्स टू A। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी मैंने यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए कि A इज़ इक्वल्स टू 10 विच इज़ इक्वल्स टू B, इस तरह से। यानी हमारे पास एक वैल्यू है जो कि वेरिएबल A की भी वही वैल्यू होगी और वेरिएबल B की भी वही वैल्यू होगी, लेकिन A जो है वो 10 को डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, लेकिन जो B वेरिएबल है वो 10 को इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है, विच मीन्स के ये यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ये बल्कि कुछ इस तरह से है कि B जो है वो A से लिंक है, ये जो चीज़ है,
ये बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रही है कि नहीं बी जो है वो ए से मैप है, ए का इमेज है। अगर आप ए लिख के सी आउट कराएंगे तो भी 10 प्रिंट करेगा, बी लिख के प्रिंट कराएंगे तो भी 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। ए में वैल्यू चेंज करेंगे तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बी में चेंज करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड द रेफरेंस वेरिएबल, सही है। अब वापस मैं इधर आता हूँ कोडिंग की तरफ, और यहाँ से ये अभी वेरिएबल हटा रहा हूँ। कॉपी पेस्ट जो मैं कर रहा हूँ उसमें एरर आ रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ना टाइप कर रहा हूँ कोड को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इन नम इज इक्वल टू 5, इंट एड्रेस ऑपरेटर रेफरेंस, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया ऑफ नम टाइप का, सही है ना। तो यहाँ पे मैं सी आउट लिख रहा हूँ, नम इज REF करके मैंने लिखा हैंडल इस तरह से। आउटपुट में देखूंगा तो ये देखें नम इस नम करके जब मैंने लिखा, यानी मीन्स के ये इसने क्या किया कि जो 5 की वैल्यू उठाई है इसने डायरेक्ट उठाई है, इसको कहते हैं डायरेक्ट उठाना। और जो सेकंड में मैंने रेफ करके लिखा, इसने वैल्यू को इनडायरेक्टली पिक किया है, यानी मीन्स के ये पहले ए के पास गया, यानी मीन्स के रेफरेंस का वेरिएबल नम के पास गया, नम से फिर 5 की वैल्यू को उसने पिक किया है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि नम प्लस प्लस, नम में मैंने एक एडिशन परफॉर्म किया और फिर रेफरेंस वाले को मैं दोबारा से प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब आप ये देखें कि शुरू में 5 सही आया उसके बाद जब मैंने नम प्लस प्लस किया तो उसका मतलब है कि नम में एक इंक्रीमेंट विच इज़ 6 हो गया। तो जब 6 नंबर में एक इंक्रीमेंट हुआ तो वही चीज़ इनडायरेक्टली रेफरेंस वेरिएबल ने वो चीज़ पिक कर ली है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। ओके, आपकी कोई इसके बाद लेक्चर तो नहीं है फ़ौरन? नहीं है ना, तो चलें सही है। मैं थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि इसको कंप्लीट कर सकें, सही ना। तो मैं अब डायरेक्टली ना इस प्रोग्राम के थ्रू इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही ना। तो इस प्रोग्राम में इसके साथ साथ मैंने आउटपुट भी लिखा हुआ है, नम इस, अगर नम लिखा हुआ है तो इसका 5 आउटपुट आपके पास आ रहा है। उसके बाद मैंने लिखा है इंक्रीज़ द नंबर, तो वो तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ कांस्टेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने नम प्लस प्लस किया तो उसका मतलब है नंबर की वैल्यू 6 हो गई। और फिर जब मैंने यहाँ पे नम लिख के करूँगा, चाहे मैं रेफरेंस लिख के करूँ, तो नंबर इज़ नाउ 6 आ जाएगा। फिर सिमिलरली रेफ के अंदर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ और रेफरेंस करके लिखता हूँ तो रेफरेंस इज़ नाउ 7 और उसके बाद नंबर इज़ नाउ 7, यानी मीन्स के 2 वेरिएबल हैं और एक ही वैल्यू को वो डोनेट कर रहे हैं, सही है ना। और जैसी वैल्यू में चेंज हो रहा है तो दोनों वेरिएबल्स अपडेटेड वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। उनमें से एक डायरेक्ट वेरिएबल है और एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे चलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कॉल बाय रेफरेंस प्रोग्राम। अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि बेसिकली जो कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, सही है ना। इसको मैं क्योंकि इसमें टाइप करना पड़ेगा, तो आप लोग एक तो टाइप करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। आप ये देखें कि जो ये कॉल बाय रेफरेंस का ये वाला प्रोग्राम और कॉल बाय वैल्यू का ये वाला प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में किसी किस्म का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सवाए इसके कि यहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, दैट्स इट। बाकी दोनों कोड एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के आउटपुट में फ़र्क है, सही है ना। फ़र्क क्या है वो मैं यहाँ पे ओरली बता देता हूँ। कोड आप लोग कोशिश करिएगा इसको खुद से कंपाइल करके रन करके देखें। होगा क्या कि यहाँ पे जो V1 की वैल्यू जो मेरी डिफाइंड है, सही है ना, जो मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ,
वो इंट मेन के अंदर v1 की वैल्यू मेरी हमेशा वही कांस्टेंट रहेगी जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया। इसके बरक्स जो मैं कॉल बाय रेफरेंस के अंदर v1 की वैल्यू यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, सही ना, मैंने v1 की यहाँ पे वैल्यू ली, v2 की वैल्यू जो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा, दोनों जो मैंने इनपुट ली है वो तो आ जाएगी, लेकिन जब दोबारा मैं यहाँ पे v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू प्रिंट करूँगा वो अपडेटेड वैल्यू होंगी, वो वैल्यू बदल चुकी होंगी। उसकी वजह क्या है कि जब मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, ये जो फंक्शन था, जब मैंने v1 को n1 से कॉल वो इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया और n2 को v2 का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ चेंज हुई तो वो चेंजिंग जो है उन्होंने v1 को भी बता दिया, v2 को भी बता दिया। तो अब मेरे प्रोग्राम में जो वैल्यूज़ हैं वो जो स्वैपिंग वाली वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो रही होंगी। कोई क्यूरी? अगर तो कोई क्यूरी नहीं है तो मीनवाइल आप लोग इस पे ना अटेंडेंस मार्क कर दें, मैं शेयर करा देता हूँ लिंक। जी जी पूछिए। एक वैसे तो एक दिखाना है, अगर आप दोनों दिखाना चाहती हैं वेल एंड गुड, यानी मीन्स के एक जो मुझे किसी ने भेजा है तो उसमें उन्होंने दोनों, उसमें फिर फर्दर दोनों ने ऑप्शन पूछा है कि इंपीरियल मेथड से करना है या मैट्रिक्स से करना है, तो इट विल बी गुड थिंग फॉर मी, लेकिन एक मेथड को फॉलो करना है और वो एक मेथड जो भी आप फॉलो कर रहे हैं इट्स अप टू यू, लेकिन मेक श्योर द आउटपुट मस्ट बी करेक्ट। ये मैंने लिंक शेयर करा दिया है, यहाँ पे काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें।